नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जामिनेशन में सीडीपी से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेटेड कंटेंट आपको मिले। एक घोड़े को देख करके एक 3 वर्षीय बालिका जो है चकित होकर के बोलती है, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसके उदाहरण है। जीन पियाजे के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया था। इन्होंने 4 तरीके बताए थे, मतलब 4 स्टेजेस बताई थी। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से लेकर के 15 वर्ष। 0 से 2 वर्ष इंद्रियगामक अवस्था, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त अवस्था होती है और 11 से 15 जो होती है अमूर्त अवस्था होती है। अमूर्त अवस्था जिसमें जो चीज़ नहीं दिखती है उसके बाद भी बच्चे सोचना स्टार्ट करते हैं। सवाल ये बनता है कि घोड़े को देख करके 3 वर्षीय बालिका जो है आश्चर्यचकित होकर के वो कुत्ता क्यों बोलती है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है। अब कन्फ्यूजन को कैसे क्लियर करेंगे। यहाँ पर एक घोड़ा है, ठीक है। अब घोड़ा बनाने नहीं आ रहा लेकिन ये घोड़ा है, ठीक है। इसको पापा ने बताया कि ये घोड़ा है, ठीक है। घोड़ा दिखाया कि हाँ ये घोड़ा है, ठीक है। अब घोड़े जैसा ही एक छोटा सा कुत्ता आपको देखने को मिलता है। बड़े बड़े कुत्ते भी होते हैं। तो उसको कुत्ते को देख करके लड़की ने बोला कि देखो पापा इतना बड़ा कुत्ता, ठीक है ना। कुत्ते को देख करके घोड़े को बोला गया कि इतना बड़ा कुत्ता, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि कुत्ते को देख करके उसने घोड़े से मतलब कन्फ्यूजन उसके अंदर आ गई कि हाँ ठीक है कुत्ता और घोड़ा। तो इस तरीके कन्फ्यूजन को क्या कहा जाता है, किस तरीके से इसको ठीक किया जाएगा, इसको बोला जाता है आत्मसातकरण, ठीक है। अब वहां पर बताया जाएगा कि देखो बेटा घोड़ा अलग चीज होता है, कुत्ता अलग चीज होता है। उन सभी चीजों को क्या करेगा वो अलग अलग से चीजों को सिखाया जाएगा, मतलब संशोधन करा जाएगा। तो जब उसके दिमाग में संशोधन करा जाएगा उसको बोला जाएगा एसिमुलेशन, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। जो चीज पुरानी है उसमें नई चीजों को जोड़ देना, उसी को एसिमुलेशन कहा जाता है। जानवर के बारे में वो जानती है, वो कुत्ते के बारे में जानती है, लेकिन उसमें एक सुधार ये कर दिया गया कि कुत्ता नहीं घोड़ा है। मतलब जानवर के बारे में जानती है कुत्ते के बारे में, लेकिन एक और जानवर के बारे में उसने जान लिया तो उसको बोला जाता है एसिमुलेशन, ठीक है, आत्मसातकरण। इसको याद रखिएगा, ठीक है। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं, ठीक है। तो भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, तो ठीक है भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। अगर यहीं पे वाइगोत्स्की की जगह पियाजे होता ना तो पहले संज्ञानात्मक विकास। देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की में थोड़ा सा झगड़ा इस चीज़ को लेकर के रहता है। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा विकसित होता है फिर दिमाग विकसित होता है, और पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे ये कहते हैं कि पहले दिमाग विकसित होता है फिर भाषा विकसित होता है, ठीक है ना। तो दोनों लोगों में कन्फ्यूजन है और इस चीज़ के बारे में हम लंबी चौड़ी बात पहले की वीडियोज़ में भी कर चुके हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा तो आप उन सभी चीज़ों को समझ लीजिएगा। हम लोग थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्वेश्चंस को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले भाषा फिर संज्ञानात्मक। ये पहले भाषा को महत्व देते हैं फिर ज्ञान को। चलिए एक और प्रश्न देखेंगे, बच्चों में क्रिएटिविटी को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। तो क्रिएटिविटी को लेकर के यहाँ पर बात करे जाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, ठीक है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा तो होती नहीं, गलत हो गया। लगातार अभ्यास करना गलत हो गया। केवल अनुकरण तो गलत हो गया। अनुकरण करना इंपॉर्टेंट है लेकिन केवल की बात करें तो वो भी गलत है आपका, ठीक है। तो वो तो निगेटिव हो ही जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर। चलिए यहाँ पर गुड़ज वैफल्य की बात की जा रही है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिस्कैलकुलिया। तो सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। तो जब भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपको समझ में ना आए उसको आप लोग इंग्लिश में जरूर कन्वर्ट करके देखना, वहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो गुणज वैकल्प जो है वैफल्य जो है वो सीधे तौर पर किससे, गणितीय संकल्पनाओं के अधिगम में कठिनाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप 11 में 11 का गुणा करना है लेकिन बच्चे ने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ करके 22 कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके की कठिनाइयाँ बच्चों के दिमाग में होती है, उसको बोला जाता है डिस्कैलकुलिया। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों का सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बच्चे जो हैं पहले ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देंगे, तीसरे चौथे में कंफ्यूज होंगे और साम्यता लगा करके बड़े प्यार से चले आएंगे, ठीक है। लेकिन साम्यता है नहीं दोस्त, ठीक है, याद रखिएगा। इक्वेलिटी मतलब कि बराबरी, समानता। तो समानता आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। साम्यता, इक्विटी को इक्वेलिटी समझ करके बच्चे आंसर 3 मार के चले आते हैं, 4 पे नज़र तक नहीं जाती है और वहाँ पर एक नंबर लूटा के चले आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको नंबर लुटाना नहीं है, लूट करके आना है। बाकी लोग ईवीएस पढ़ा रहे हैं अपने अपने स्टूडेंट्स को कि ईवीएस पढ़ के जाओ, नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्त आप ईवीएस के चक्कर में रहोगे ना तो ईवीएस ही पढ़ते रह जाओगे, कभी भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बच्चे को
लगता है कि ईवीएस ही पढ़ करके जाना है, यार 15 नंबर का ईवीएस आता है या 5 से 8 नंबर बड़े लड्डू वाले होंगे जो आप आराम से कर लोगे। लेकिन 2-4 प्रश्न तो वैसा दिया ही जाता है यार, क्योंकि ईवीएस को मजाक नहीं बनाना है ना, बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है। तो 2-4 प्रश्न उल्टे सीधे आपको दिखेंगे और उन्हीं को बोला जाएगा नए क्वेश्चन आ गए, नए क्वेश्चन आ गए, बच्चे डर जाएंगे। नए क्वेश्चन पेडागोजी में कुछ भी नहीं होता। पेडागोजी में क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है और वही पूछ लिया जाता है, और वही तो आसान है। पेडागोजी ही तो अच्छा स्कोर करना है, फिर आपका 110 प्लस आराम से आ जाएगा। अब देखो इतना अच्छा प्रश्न है दोस्त, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं पेपर कठिन आ रहा, पेपर कठिन आ रहा। अरे पेपर ऊपर कुछ कठिन नहीं होता, नासमझी की बात होती है कि बच्चों को लगे कि 4 ईवीएस के प्रश्न आ गए उल्टे सीधे तो पेपर कठिन आ गया। यार पेडागोजी तो वही है, समावेशी कक्षा अगर आपको नहीं पता है तो मतलब आपने पढ़ा नहीं, तो आपको तो कठिन ही लगेगा ना। अब समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, केवल शाब्दिक रूप में, केवल दृश्य रूप में, केवल मौखिक रूप में। तो यार देखो समावेशी कक्षा में हर तरीके का बच्चा बैठता है, ठीक है ना। एक ऐसा बच्चा होगा जो कि देख नहीं सकता तो शाब्दिक रूप में प्रस्तुत करना है, जो देख नहीं सकता शाब्दिक रूप में, जो बच्चा सुन नहीं सकता दृश्य के रूप में। इस चीज को याद रखिएगा, जो बोल सकता है, सुन सकता है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। शाब्दिक और मौखिक एक ही चीज होता है बहुल रूप में, बिल्कुल फैक्ट है। तो केवल केवल जहां दिख रहा है वो तो निगेटिव हो गया ना, ठीक है। अब या तो शाब्दिक करेंगे, दृश्य मौखिक नहीं, तीनों करिए। सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं ना, तो जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का ध्यान रखना ही समावेशी शिक्षा है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ये क्या बदलेगा, ये प्रश्न बदलेंगे कभी? मूल्यांकन, आकलन, अधिगम, ये कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। लेकिन बस वही है, बच्चे गुमराह है। चलिए कोई बात नहीं, मेरे जो स्टूडेंट है उनको पता है कि पेडागोजी आपको करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 15 नंबर का पैसेज आएगा आपके दोनों सब्जेक्ट में, 30 नंबर के वो हो गए, 75 नंबर की पेडागोजी हो गई, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 15-15 नंबर के, उसमें कुछ नहीं तो आधे क्वेश्चन तो आपके सही होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके आपका पेपर आराम से निकल जाएगा अगर चैनल के साथ जुड़े हो तो। बाकी अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर उसके बाद भी इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी आप नहीं जुड़ते हो तो कोई बात नहीं, वो आपकी किस्मत है, आपकी चॉइस है दोस्त। चलिए एक और देखेंगे, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की कक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया। अब ये क्वेश्चन मैंने कई बारी कराया है अपने वीडियोस में, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। तो केवल व्यावसायिक शिक्षा, आपको देखिए आप व्यावसायिक शिक्षा की बात करेंगे तो आरटीई जो है व्यावसायिक शिक्षा पर जोर नहीं देता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। केवल तो निगेटिव हो ही गया। तो जो भी बच्चे हैं, ठीक है, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको किस तरीके से, क्या अलगाव शिक्षा दिया जाना चाहिए। बच्चे जो हैं, गांव के बच्चे जो हैं, जो गांव में रहते हैं, जो बाहर आकर के देखा नहीं उन लोगों ने किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, मतलब समावेशी शिक्षा किस तरीके से होता है, तो वो अलगाव को मार करके चले आते हैं। बहुत सारे शहरों में भी ऐसे बच्चे हैं जो जिन बच्चों ने नहीं देखा है कि समावेशी शिक्षा कैसी होती है, तो वो अलगाव मार के चले आते हैं। हाँ यार, उन लोगों को अलग व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। अगर समावेशी कक्षा होगा तो बच्चा आपको देख के भी मोटिवेट होगा, सीखेगा कि हाँ यार, मैं इस काबिल हूँ कि मैं इन लोगों के साथ बैठा हूँ, मैं भी इन्हीं के जैसा हूँ। सर मुझसे भी सवाल पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, मुझसे भी पूछ रहे हैं, तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आएगा, मोटिवेशन आएगा। इसीलिए समावेशी कक्षा में यहाँ पर मॉडल सुझाया जाता है, ना कि उनके लिए एकीकृत अलग से व्यवस्था की जाए, अलगाववादी व्यवस्था की जाए, और ना ही यहाँ पर आप व्यावसायिक शिक्षा की बात करेंगे, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा इंपॉर्टेंट है, और हर बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, चाहे वो बोल सकता है या नहीं बोल सकता, देख सकता है कि नहीं देख सकता, ये मैटर नहीं करता। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फिर एक बार इसलिए ताकि आपको अपडेटेड कंटेंट मिल सके। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, चलती है, बिल्कुल फैक्ट है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां, गलतियां अप्रासंगिक हैं। देखिए अप्रासंगिक मतलब इरिलेवेंट हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। त्रुटियां इंपॉर्टेंट है, गलतियां भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अप्रासंगिक नहीं होगा। तो यहाँ पर नहीं ही पूछा है तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। त्रुटियां और गलतियां एक कहीं ना कहीं एक रिसोर्स के रूप में इसको इस्तेमाल करा जाता है, त्रुटियों और गलतियों को, कि चलो बच्चे ने गलती कर दी, मतलब अब कोशिश तो कर रहा है ना सीखने की। दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स तक नहीं करते हैं, तो मतलब कि आप देख करके चले जाओगे तो चीज़ें नहीं आएंगी समझ में। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप क्विज जो कराते हो उसमें 2 ऑप्शन ही क्यों रखते हो। तो दोस्त 2 ऑप्शन रखने के पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन है जो आप लोगों को समझ में ही नहीं आता दोस्त। साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि मान लो कि मैंने बताया कि कलमकारी चित्रकला किस राज्य में
मतलब प्रसिद्ध है, किस राज्य की चित्रकला है कलमकारी। अब मैंने लिखा असम और एक लिखा आंध्र प्रदेश, ठीक है, एक लिखा आंध्र प्रदेश। अब आपने दो ऑप्शन पढ़े और आपको दिमाग में आएगा कि कलमकारी चित्रकला, दो ऑप्शन मैंने असम आंध्र प्रदेश तो पूछा था, मतलब इन्हीं दोनों में से है, तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपको वहां पर तुक्का अगर लगाना है तो असम या आंध्र प्रदेश में लगाओगे और वहां पर चीजें आपके दिमाग में काम आएंगी, ठीक है। लेकिन चार ऑप्शन होंगे तो आपके वो ऑप्शंस भी दिमाग में सेट नहीं होंगे, इसलिए मैं दो ऑप्शंस का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखेंगे। बच्चों को बारंबार यह कहने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, जैसे आपको बार बार बोल दिया जाए कि आप अधिगम के लिए योग्य नहीं है, तो किस तरीके की संभावना को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब बार बार किसी को अगर बोला जाएगा कि वो अधिगम के लिए योग्य नहीं है, तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है अधिगम के प्रति जो है निष्प्रेरित हो जाएगा, मतलब कि बच्चा जो है निष्क्रिय हो जाएगा, वो अधिगम नहीं करना चाहेगा। एक टीचर जो है क्लास में एक बच्चे को बार बार बोलता तू नालायक है, तू गधा है, तू गधा है, बच्चे स्कूल आना बंद कर देगा, क्योंकि वो किसी को इंप्रेस ही नहीं कर पाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो उसकी डेली बेइज्जती होगी, ठीक है। तो किसी को इंप्रेस करेगा नहीं तो कैसे जाएगा वो स्कूल में, नहीं जा पाता है, तो निष्प्रेरित हो जाता है। निष्प्रेरित नहीं करना है। देखिए अगर किसी को बार बार बेइज्जत करने से अगर आपको लगता है कि वह योग्य नहीं है, वो तो तेजी आएगी, तेजी नहीं आता है, अभिप्रेरित हो जाएगा, नहीं होगा, और प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत बात है। प्रभाव पड़ता है दोस्त, लेकिन निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ेगा तो किस चीज़ का पड़ेगा, वो होगा निष्प्रेरित हो जाएगा। एक और प्रश्न देखेंगे, समस्या समाधान को लेकर के भी सवाल बनते हैं। देखिए मूल्यांकन, समस्या समाधान, समावेशी शिक्षा, पोर्टफोलियो, इन्हीं सभी चीज़ों से सवाल आपके सीडीपी में बनते हैं और मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं, जो अगर आप सीख गए ना तो मज़ा आ जाएगा दोस्त। और केवीएस की तैयारी जब करोगे ना तो 60 नंबर की पेडागोजी आती है, उसमें तो और मज़ा आ जाएगा फिर समस्या समाधान कौशल को। और ये इसमें से 50% जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, 50% तो केवीएस में पूछा ही जाता है, तो तैयारी तो आपकी अच्छी हो जाएगी ना। आप ईवीएस को लेकर के परेशान हो तो भाई आप रहो, उसमें कोई इलाज नहीं कर सकता आपका। यही होगा कि आपको अलग अलग पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप पढ़ते रहो, उसमें से फंसने वाला है नहीं दोस्त। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल, मैंने बोला था परंपरागत हो, ठीक है ना, या फिर आप देखोगे तो संरचनात्मक इस्तेमाल हो, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव हो, मतलब कि जो एकदम रिजिड हो, जो हिलता डुलता ना हो, कहने का मतलब एकदम परिपक्व है, वो सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। परंपरागत इस्तेमाल नहीं करना है। समस्याओं को मानक प्रारूपों को प्रस्तुत करना, मानक स्टैंडर्ड की बात की गई, ये भी गलत हो जाएगा। वैकल्पिक तरीके, बिल्कुल एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा तरीका काम करना चाहिए, ठीक है। यंत्रवत याद करना, ये तो गलत हो ही गया। तो 3 ऑप्शन तो आपको टैग वर्ड से ही गलत हो गया, तो चौथा ऑप्शन सही हो गया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं। वैकल्पिक, विभिन्न, वैविध्यता, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर। अब देखेंगे एक अच्छा प्रश्न है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। आप सोच के देखो कि आपके पेपर, ये आपके सामने ये प्रश्न है, आप पेपर दे रहे हो, आप कैसे किस तरीके से डील करोगे इन क्वेश्चंस को। सीधे तौर पे यही 4 ऑप्शंस दिखेंगे आपको और इन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, इस चीज़ को याद कर लेना आप, ठीक है। लेकिन अब मैं इस चीज़ को समझाता हूँ कैसे ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। पहले संकेत की बात करते हैं। पहला संकेत, यार किसी चीज़ का पहले संकेत दोगे, फिर चित्र बनाओगे, फिर मूर्त सामग्री, गलत हो गया ना। पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, पहले आपके सामने मूर्त सामग्री होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि फिल्मों में स्केच बनवाया जाता है, ठीक है, उसके बाद ढूंढने के लिए बोला जाता है। आपसे कोई बोले स्केच बनवा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिल्मों में पता नहीं कैसे एकदम सेम टू सेम स्केच बन जाता है, पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। अब आपको सिर्फ बता दिया जाए कि ऐसा ऐसा आदमी दिखता है, आपने स्केच बना दिया, ठीक है, लेकिन वो आपको दिखाया जाए कि देखो आपके मम्मी हैं, ये आपके पापा हैं, जबकि आपने उनको सामने से देखा नहीं है। आपको स्केच दिखा करके फिर मम्मी पापा को दिखा दिया जाए, पहली बार में आप नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले तो आपको मूर्त सामग्री दिखानी पड़ेगी। आपको अपने मम्मी पापा को दिखा दिया गया, ठीक है, मम्मी पापा को देखते हो, ठीक है, आपके मामा को दिखा दिया गया, आपने मामा को अपने देखा नहीं, आपके मामा को दिखा दिया गया, फिर उनका एक चित्र दिखाया गया, तो आप पहचान जाओगे कि हाँ ये मामा जी हैं। भले ब्लैक एंड वाइट चित्र दिखाया जाए, चाहे पोस्टर बनाया जाए हाथ में, जैसे चित्रकार लोग बनाते हैं, फिर उसके बाद संकेत दिया जाए कि आपकी मम्मी के भाई, तो समझ में आ गया ना कि मामा। तो कुल मिला जुला करके पहले मूर्त सामग्री, चित्र और फिर संकेत। तो मूर्त सामग्री जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले दिखाना, उसके बाद चित्र दिखाना, उसके बाद कोई और का। पहले संकेत नहीं होगा, पहले चित्र दिखाना नहीं होगा। पहले मामा का चित्र दिखा दिया गया, ठीक है, और मामा सामने आया तो चित्र से पहचान ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक हीरो है और बाद में वो हीरो दाढ़ी लगा लेता है, लेकिन आप पहचान जाते हो कि ये तो सनी देओल है जो दाढ़ी लगा लिया है, लेकिन बाकी फिल्मों में कोई नहीं पहचान पाता, ठीक है। आपने कैसे पहचान लिया, क्योंकि मूर्त सामग्री आपने पहले देख ली, उसमें जो उसका चित्र बना दिया गया वो भी आपने पहचान लिया और संकेत आपको पता चल ही गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्त। इस तरीके से याद रखिएगा, सबसे पहले मूर्त सामग्री आएगी।
चलिए एक आधा प्रश्न और देखेंगे दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुख अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह होना चाहिए। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी नहीं है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप थोड़ा सा ऑप्शन पर भी ध्यान देंगे, उसके बाद अगर ऑप्शन से भी समझ में नहीं आता तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए कि वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है प्रवृत्ति अभिमुख अधिगम पर। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कक्षा का वातावरण किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो प्रदर्शन ओरिएंटेड, मतलब कि सभी के ऊपर ध्यान दिया जाए कि उनका प्रदर्शन अच्छा हो, उनके स्कोर अच्छे हों, नंबर अच्छे आए, ऐसा नहीं है। प्रदर्शन पर कभी भी कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक बच्चा फर्स्ट आता है वो एकदम चौड़ा होकर के कॉलर खड़ा करके घूमेगा, और जिस बच्चे का अच्छा नंबर नहीं आता है, और अच्छा नंबर न आने के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्त। हम प्राइमरी स्कूल की अगर बात करें तो एक छोटा बच्चा जो है उसके घर में माहौल ना होने की वजह से भी वो नहीं पढ़ सकता, हो सकता है इसलिए उसके नंबर अच्छे नहीं आते हों, ठीक है ना। तो प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों का दिमाग बिल्कुल एक तरीके से सीखने के लिए अवेलेबल होता है, मतलब रेडी होता है, लेकिन बस वही है कि उनको माहौल नहीं मिल पाता। इसीलिए हम लोग टीचर जो होते हैं वो माहौल अच्छा देने की कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चा अच्छे माहौल में ढले। तो प्रतिस्पर्धा नहीं बनानी है, नहीं तो बच्चा निगेटिव होकर के स्कूल आना बंद कर देगा। हर एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिपरक कि हम इसी व्यक्ति को जो है महत्व देंगे, बाकी व्यक्तियों को महत्व नहीं देंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल यहाँ पर नहीं देना है। टीचर डोमिनेंट, अध्यापक प्रधान होना चाहिए, गलत बात है। देखिए कक्षा का माहौल जो होता है सकारात्मक होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए। याद रखिएगा सहयोगात्मक, एक दूसरे का सहयोग करें। जैसे कि आप पेन लेकर के नहीं आए बच्चे, तो पेंसिल लेकर के नहीं आए, तो एक दूसरे बच्चे से बोले पेंसिल देना, तो वो बच्चा बोले ठीक है कोई बात नहीं पेंसिल ले लो। ये सहयोग होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सर पढ़ाएंगे बच्चे का छूटेगा। तो ये सहयोगात्मक इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा जो पढ़ने में कमज़ोर है, एक बच्चा जो पढ़ने में ठीक है, उन दोनों को एक डेस्क पर बैठा दिया गया और उन दोनों से कहीं ना कहीं मदद करने के लिए बात कर दी गई कि ठीक है जो जो चीज़ समझ में नहीं आता मदद कर दो, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो बच्चे, एक तेज़ बच्चा होगा जो जिसको इंग्लिश आती है, उससे पूछा जाएगा सर ने क्या बताया, इसका मतलब क्या होता है, वो बच्चा उसको समझाने की कोशिश करेगा। तो कुल क्वेश्चंस को देख करके अगर आप लोग डर जाओगे तो यार देखो शिक्षक बनने में बड़ी अड़चने आएंगी दोस्त। आप लोगों को सीखने के लिए थोड़ा सा तपना पड़ेगा, और जो मैं जिस अप्रोच से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्त, बाकी इच्छा आपकी है, आपको जहाँ से मन है पढ़िए, हर एक टीचर अच्छा होता है, लेकिन जिस अप्रोच से मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि आपको सीडीपी में या पेडागोजी को पढ़ने में कभी भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो मैं अप्रोच लगा रहा हूँ ना ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड अप्रोच है, जो कि एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ, उससे आपका सीडीपी बड़ा आसान हो जाता है। बाकी आप पढ़ने को लेकर के कोशिश कीजिए, आप अच्छा स्कोर करेंगे, सफलता जरूर पाएंगे। तो मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।